हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और मैं विक्रम आपके साथ जुड़ चुका हूं एनर्जी की नेक्स्ट सीरीज में। और इस सीरीज से यदि आपने पहले वाली सीरीज को नहीं देखा है तो आप उस पहले वाली सीरीज को भी देखें, जिससे कि ऊर्जा से संबंधित जितने भी आगामी आने वाले जो एग्जाम्स हो गई, जैसे ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी हो गई, एसएससी जीडी हो गई, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि एनर्जी से प्रश्न आता है तो वो आपका सही हो सके। यदि आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना और साइंस की वजह से यदि आप नौकरी नहीं लग पा रहे हैं तो आज ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दी गई है, उस पीडीएफ को भी आप प्राप्त करें, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में जितनी भी एग्जाम्स लगने वाली हैं उसके लिए साइंस से संबंधित संपूर्ण जो मटेरियल है उस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो आप उस पीडीएफ को भी प्राप्त करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो 31 नंबर का है। इससे पहले हमने पीछे के लेक्चर में 30 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आप उन क्वेश्चनों को भी देखें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आप निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। जो सोलर जो प्लेटें होती हैं उन सोलर प्लेटों में कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, उस तत्व के बारे में बताना था। देखो, यदि आपको आगामी आने वाले दिनों में जो ग्रुप डी लगने वाली है उसके लिए साइंस से संबंधित यदि आपको कंटेंट प्राप्त करना हो तो पीडीएफ दी गई है नीचे। उस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगामी आने वाले दिनों में रेलवे की जितनी भी एग्जाम लगने वाली हैं उन एग्जामों के लिए ये जो पीडीएफ है वो मील का पत्थर साबित होने वाली है। दोस्तों, पीछे जो एग्जाम्स लगी हैं, जैसे सीएचएसएल का पेपर प्रेजेंट टाइम में जो लग रहा है, उस पेपर में साइंस से रिलेटिव जो भी कंटेंट पूछा जा रहा है वो इस पीडीएफ से बाहर नहीं जा रहा है। हूबहू ऐसे कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक बार आप भी अपनी तैयारी में इंप्रूव कर सकते हैं उस पीडीएफ को पढ़ के। चलिए, तो प्रश्न का उत्तर बताने के लिए हम प्रिपेयर होते हैं। सौर जो सेल होती हैं उस सौर सेल में कौन से तत्व का उपयोग करते हैं। कौन से तत्व का उपयोग करते हैं? सिलिकॉन। उस सिलिकॉन का हम उपयोग करते हैं किसमें? जो सोलर जो प्लेटें होती हैं उस सोलर प्लेटों में जिस तत्व का हम उपयोग करते हैं वो तत्व कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता क्या? ए हमारा यहां से सही जवाब होता। हंसते मुस्कुराते ही नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से किसके पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है? दिए गए जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों में हमें यहां से बताना था कि कौन से जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। पहले तो मैं आपको बता दूं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। किसी भी वस्तु में अपनी एक स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को लिखा जाता है किससे? mgh से लिखा जाता है। जो जहां m तो क्या होता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और h यहाँ उस वस्तु की क्या होती है? ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई होती है। किसी भी वस्तु की जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ाते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ती हुई चली जाती है। अब आपके पास मान लो ये 3 वस्तुएं हैं, ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, ये सी वस्तु है। इनमें से यदि मैंने आपको ऐसे पूछा कि इनमें से कौन सी की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो आपका जवाब होगा क्या? सी। क्योंकि जिस वस्तु की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान उतनी ही ज्यादा होगा। और ये देखो, रेलवे के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत पे बैठे हुए व्यक्ति, मेज पे बैठे हुए व्यक्ति, या भूमि पर बैठे हुए व्यक्ति, या कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति, तो हमारे को इन चारों ऑप्शनों में वो चीज देखनी थी जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। और ऊंचाई को आप छू के ही बता सकते हो। जो ऑप्शन आपके पास 4 हैं इन चारों ऑप्शनों को छू के बता सकते हैं कि कौन से ऑप्शन की ऊंचाई सबसे अधिक है। जो हमारे पास ए जो ऑप्शन है, छत पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, इसकी ऊंचाई बाकी ऑप्शनों की तुलना में अधिक है। इस कारण ए ऑप्शन में जो हमारा उत्तर लिखा हुआ है वो सही जवाब होता कि जो छत पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, बाकी जो 3 ऑप्शन बच गए उन तीनों से अधिकतम ऊर्जा समाहित है कि इसमें छत पे बैठे हुए व्यक्ति में। तो हमारा यहां से सही जवाब होता ए होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यहां से बताना था कि किस युक्ति एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरित नीचे दिए गए हैं। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों में बताना था कि कौन सी युक्ति संबंधित ऊर्जा से है, मतलब ऊर्जा परिवर्तन करने वाली युक्तियां दी गई हैं उनके बारे में हमें यहां से डिस्कस करना था।
तो आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से बने हुए होंगे। इससे पीछे वाला लेक्चर भी यदि आपने देखा है तो आप इस प्रश्न का सही जवाब बता पा सकते हैं। जनरेटर आपको डिस्कस करवाया गया है कि जो जनरेटर होता है, ये जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए एक युक्ति होती है। तो देखो ए यहां जो लिखा हुआ है इसका फर्स्ट ऑप्शन ये सही लिखा हुआ है। दूसरे को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर यानी कि मोटर जो होती है, ये मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो यहां से जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है या सेकंड जो लिखा हुआ है वो भी यहां से सही है। अब थर्ड में लिखा हुआ है डीजल ईंधन। क्या लिखा हुआ है? जो डीजल से जो चलने वाला ईंधन है उससे क्या प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में बदलती है? नहीं, उस डीजल इंजन में कभी भी प्रकाश ऊर्जा समाहित नहीं रहती है। तो थर्ड हमारा ऑप्शन यहां से गलत होता। फोर्थ में लिखा हुआ है सौर सेल। सौर सेल के बारे में बताया गया है कि रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नहीं, जो सौर सेल जो होता है, ये सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति होती है। तो यहां से तीसरा और जो चौथा लिखा हुआ है वो तो कथन गलत है, जबकि ए यानी कि फर्स्ट और सेकंड यहाँ क्या लिखे हुए हैं? सही लिखे हुए हैं। तो हमारा सही जवाब होता है यहाँ से क्या? ए यहाँ से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे वे में समझ भी पाए होंगे, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो चाबी वाली जो घड़ी होती है, इस घड़ी में कौन सी ऊर्जा समाहित होती है? रेलवे 2005 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम पीछे लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वहां भी हम डिस्कस किए थे कि जो चाबी भरने वाली जो घड़ी होती है, उस घड़ी में जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। यहां से हमारा सही जवाब होता कि जो चाबी भरने वाली जो घड़ी होती है, उस घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हमारा यहां से सही जवाब होता क्या? बी हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हुए, और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ को आप पढ़ें, जिससे कि आप साइंस को बेहतरीन तरीके से सीखने का मौका मिल सकता है उस पीडीएफ के साथ। और यदि किसी पेपर में आपकी स्कोरिंग साइंस की वजह से नहीं हो पा रही है तो पक्का आप उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपकी स्कोरिंग 100% वहां से बढ़ने वाली है। और रेलवे ग्रुप डी में जो स्टूडेंट बैठने वाला है उसके लिए तो वो मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो उस पीडीएफ को आप जरूर एक बार देखें। तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टेज जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? यानी कि प्रकाश पे आधारित जो सेल होते हैं। कुछ सेलों को आपने देखा होगा कि प्रकाश की उपस्थिति में हम उनको रख के चार्ज करते हैं, और कुछ विद्युत में चार्जिंग किए जाते हैं। लेकिन यहां हमें विद्युत वाला नहीं बताना था, यहां हमें प्रकाश वाला बताना था। तो प्रकाश जो वोल्टेज जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? सौर सेल होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को हमने पीछे जो इसका ऊर्जा का जो फर्स्ट पार्ट है, उस ऊर्जा के फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। तो अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों आप एक बार उस पार्ट को शुरू से एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आ सके। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहां, जब हम रबड़ के गद्दे पर बैठते हैं, रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती हैं। यानी कि कहीं आपको सोफे में बैठने का मौका मिला होगा तो आप वहां से नोट करते हैं कि सोफे पर बैठने पर उसकी आकृति बदल जाती है, लेकिन जैसे ही आप उस सोफे से उठते हो तो उसकी आकृति वैसे की वैसी हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि उस गद्दे में या उस सोफे में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, और जैसे ही आप उस गद्दे से उठते हो तो वापस वो पहले वाली अवस्था में आ जाता है। तो आपको यदि ऐसा कहीं प्रश्न पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा वहां से क्या? बी यहां से आपका सब सही जवाब होगा। सीपीओ की एग्जाम में यहां से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हंसते मुस्कुराते ही। 37 नंबर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहां से कि निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। जो हमारे को क्वेश्चन पूछा है उसमें बताना था कि जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में हमें यहां से बताना था
हमें यहाँ से बताना था कि गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है, उसको हमें यहाँ से बताना था। रेलवे की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, चलती हुई गोली, किसी भी बंदूक से निकली हुई जो गोली होती है उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। बहता हुआ पानी हो गया या ऊंचाई से गिरता हुआ जो पानी हो गया, उसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। चलता हुआ हथौड़ा, इस चलते हुए हथौड़े में भी कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन खिंचा हुआ धनुष, जैसे आपके पास कहीं धनुष है, इस धनुष का यहाँ से ये क्या लगा रहता है? ये एक रबर टाइप लगा रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसको खींचते हो तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? इसमें ऊर्जा आती है कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि किसी भी वस्तु में स्थितिज के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है और इसे लिखा जाता है mgS से। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता कौन सा? डी यहाँ से सही जवाब होता कि खिंची हुई धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है, जबकि उसमें क्या पाई जाती है? उसमें पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से सही जवाब तक आप पहुंच पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है फोटोवोल्टेइक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टेइक सेल, देखो फोटो कहीं शब्द आए ना फिजिक्स में, या फोटोन कहीं शब्द आए, फोटोन, तो फोटोन शब्द संबंधित होता है किससे? लाइट से, यानी कि प्रकाश से संबंधित होता है। क्योंकि प्रकाश की जो सबसे छोटी जो इकाई आती है उसे हम कहते हैं क्या? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो फोटोवोल्टेइक जो सेल होता है वो किससे संबंधित होता है? सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ पीछे वाले लेक्चर में भी बना था उसको तो इस प्रश्न का सही जवाब बताने में कोई दुविधा नहीं हो रही है। और यदि आज ही आप ज्वाइन हुए हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो को आप क्रम टू क्रम देखते चलें। तो यहाँ से 38 नंबर का सही जवाब होता कौन सा? सी यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? सबसे पहले तो हमें यहाँ से समझना है कि जल अपघटन क्या होता है। किसी भी पानी में यदि हम उस पानी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा यदि प्रवाहित करते हैं तो इस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं जल अपघटन। क्या कहते हैं? जल अपघटन कहते हैं। तो जल अपघटन की क्रिया के दौरान कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो कौन सी ऊर्जा निकलती है? ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता कौन सा? बी यहाँ से सही जवाब होता। और आगामी एग्जाम्स लगने वाली हैं, जैसे ग्रुप डी लगने वाली है, तो ग्रुप डी में तो दोस्तों इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि पीछे के जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन यदि हम ग्रुप डी के देखते हैं तो उसमें बहुत सारे पर्सन हमारे को ग्रुप डी में आए हुए मिलते हैं इस ऊर्जा के टॉपिक से। और जो मैं इस टॉपिक में आपको डिस्कस करवा रहा हूं अधिकतर आप देख भी पा रहे होंगे, कहीं कहीं आ रहा है ऐसे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, तो वहां से आप उस चीज को सही से देखें आप। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का तो आप सही जवाब बता पाए होंगे। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जो सूखी जो सेल होती है उस सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो वो पाई जाने वाली जो ऊर्जा का प्रकार होता है वो कौन सी ऊर्जा का प्रकार होता है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकार होता है। तो यहां से आप सही जवाब बता पाए होंगे कौन सा? सी यहां से सही जवाब होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारा सा स्क्रीन पे आ चुका है कि सोलर कुकर किस ऊर्जा का संक्रमण करके उसका उपयोग खाना पकाने में करता है? इस क्वेश्चन का तो उत्तर सभी स्टूडेंट बता पा रहे होंगे। इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या मिलने वाला है फ्रेंड? तो आप इस यहां से सही से देखें पहले तो प्रश्न को। सोलर कुकर यानी कि ऐसा कुकर जो सौर ऊर्जा पे आधारित होता है। कौन सी ऊर्जा पे आधारित होता है? सौर ऊर्जा पे आधारित होता है। उसको कहते हैं हम क्या? सोलर कुकर। क्या कहते हैं? सोलर कुकर कहते हैं। तो क्वेश्चन में भी हमें यही बात पूछी है कि सोलर जो कुकर होता है वो किस ऊर्जा का संक्रमण करता है या किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो वो करता है सौर ऊर्जा का या सोलर ऊर्जा का उपयोग करता है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता 41 का क्या? सी यहां से सही जवाब होता। चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही इसी प्रकार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसके बारे में हमें यहां से बताना था। एसआई की एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था।
तो देखो दो कैंडिडेट मान लो कि फोन से बातें कर रहे हैं, तो इधर वाले की ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए वाले की आवाज बी वाले के पास आसानी से पहुंच जाती है, तो वो कैसे पहुंच जाती है, मान लो कि ए वाले ने कुछ बोला, तो इस फोन के यहाँ जो फोन लगा रहता है, जिसे स्पीकर जिसे कहते हैं, जो स्पीकर लगा रहता है उस स्पीकर को कहते हैं क्या, माइक्रोफोन। क्या कहते हैं, माइक्रोफोन। और इस माइक्रोफोन के द्वारा इस ए वाले की ध्वनि कहाँ पहुंच जाती है, बी वाले के पास पहुंच जाती है। और बी वाले के फोन में यहाँ एक स्पीकर लगा रहता है जो लाउड स्पीकर के दौरान वो ध्वनि सुन पाता है। तो माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो यहाँ तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब तो आप भी बता पा रहे होंगे, ये अपने सेंस के आधार पे ही बताने वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ से सही जवाब होता कौन सा, ए होता। लेकिन जो लाउड स्पीकर होता है, आप ध्यान रखिएगा, जो लाउड स्पीकर होता है ये स्पीकर किसको, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन सी ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लेकिन माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का साधन होता है। तो यहाँ से आप सीख पाए होंगे इस चीज को। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारा सा कि पौधा निम्न में से कौन सी ऊर्जा को ग्रहण करता है, या निम्न में से क्या ग्रहण करते हैं पौधे। तो क्या पौधे विद्युत ऊर्जा ग्रहण करते हैं, नहीं, कभी भी पौधा विद्युत ऊर्जा को ग्रहण नहीं करता। ना ही पौधा तापीय ऊर्जा को ग्रहण करता है। क्या हम पौधे को तापीय ऊर्जा देते हैं क्या, नहीं। लेकिन पौधा जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उस पौधे में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। क्या कह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और पौधा अपना जो भोजन होता है वो भोजन इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता है। लेकिन आप मेरे को क्या ये बता सकते हैं क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से घटक पौधे के पास आवश्यक होना जरूरी होता है। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है CO2 गैस, एक होता है कौन, पानी, एक होता है सूर्य का प्रकाश, और एक होता है क्या, पौधे में पाए जाने वाला एक पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्या, हरित लवक या पर्णहरित जिसे कहते हैं। ये चारों चीजें जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेती हैं तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से रिलेटिव यदि घटकों के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो घटक कौन कौन से हो गए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक, CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक हो गया। तो पौधा निम्न में से क्या ग्रहण करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो यहां से सही जवाब बताते क्या, सी, यहां से सही जवाब बता पाते। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का जैव घटक है, जैव, देखो दो घटक होते हैं, एक तो आपने सुना होगा जैव घटक, एक तो सुना होगा आपने जैव घटक, और एक आपने सुना होगा अजैव घटक। लेकिन परीक्षा की जो दिल्ली पुलिस का पेपर लगा था उसमें तो हमें यहाँ से बताना था कि जैव घटक निम्न में से कौन सा है। तो जैव घटक आप यहाँ से बता पा रहे होंगे, जो हरित जो पौधे होते हैं ये पौधे कौन से घटक के दौरान शामिल किए जाते हैं, जैव घटक के दौरान शामिल किए जाते हैं। बाकी ऊर्जा हो गई, विकिरण हो गया, जल हो गया, ये पर्यावरण के कौन से घटक होते हैं, अजैव घटक होते हैं। तो यहाँ से आपका सही जवाब होता डी, यहाँ से आपका सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 46 नंबर का है कि 10 kg की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv² के बराबर होती है। तो यहाँ m तो कितना देर का है, द्रव्यमान तो कितना है, 10 kg है, और वस्तु का वेग v कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड है। ये जो बातें दी गई हमारे को कि द्रव्यमान इसका 10 kg है, v इसका 2 मीटर पर सेकंड है, इनको हम इस सूत्र में लगाते हैं। तो 1/2 m की जगह तो कितना लिखना है, 10 लिखना है, और v कितना है, 2, लेकिन v का भी क्या करना है, हमें स्क्वायर लगाना है। यानी कि ये पूर्ण रूप से क्या बन गया है, 1/2 इंटू 10 इंटू क्या, मैं इसको 4 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो चलिए अब ये यदि कटते हैं तो इनको पहले काटें। 2 काटता है, आप 10 को भी काट सकते हैं या 4 को भी काट सकते हैं। कितनी बार काटता है, यदि 10 को काटते हो तो 5 बार काटता है। तो कितना आ गया, 4 पंजे 20 आता हमारा यहाँ से सही उत्तर, और 20 भी क्या, जूल आता।
तो यहां से आप सही जवाब बता 46 का क्या बताते, सी यहां से सही जवाब बता पाते। और आगामी रेलवे ग्रुप डी की जो पेपर लगने वाले हैं 100% है कि आपको यहां से ऊर्जा से एक न्यूमेरिकल पक्का पूछा जाएगा। तो आप मेरे साथ न्यूमेरिकलों में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि न्यूमेरिकलों को हम हल कैसे करते हैं। चलिए तो 47 नंबर का क्वेश्चन है, 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ नोट करना है प्रश्न में कि हमारे को कौन सी ऊर्जा पूछा, गतिज ऊर्जा पूछा। ये क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी का ही लिया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv² के बराबर होती है। और किसी भी वस्तु की जो m है, जो हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है, कितना देर का है, 10 देर का है। किसी भी वस्तु का वेग, जो क्वेश्चन हमें पूछा है वह, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका वेग कितना है, 5 है। ये जो दोनों चीजें ये हम सूत्र में लगाते हैं, 1/2 m की जगह तो कितना लगाते 10 और v की जगह कितना लगाते 5, और 5 का भी क्या लगाना है हमें, स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा में जो वेग होता है वो स्क्वायर के रूप में संबंध स्थापित करता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं हम, तो ये छोटी संख्या है तो डायरेक्ट लिखने का प्रयास करें आप, तो 25 होता है। अब देखो 10 जो है ना वो 2 से कटता है, कितनी बार, 5 से कटता है, और 5 को यदि आप 25 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 125। 125 वो भी कौन सा, जूल आता। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता 47 का क्या, ए यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि 20 kg द्रव्यमान की वस्तु जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का संबंध तो कैसे होता है, या हम संबंध को कैसे निकालते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसके mgh के बराबर होती है। m तो क्या होता है, उस वस्तु का द्रव्यमान, h उस वस्तु की क्या होती है, हाइट होती है। तो एक बात तो आप यहाँ से ये सीख सकते थे। नेक्स्ट, यदि प्रश्न में हमारे को जो भी चीजें दी गई हैं उनको पहले लिखें कि यहाँ द्रव्यमान तो कितना दे रखा है 20, हाइट कितनी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है। अब आप सूत्र में भी नोट कर सकते थे या सूत्र में इसको रख सकते थे। अब लेकिन जी का मान आपको दिया गया नहीं है, जी हमेशा नियत रहता है, कितना लगा सकते हैं, लगभग आप 10 लगा सकते हैं, या आपको दिया हुआ होगा कितना 9.8। तो चलिए हम 10 रख के देखते हैं। और यदि इस क्वेश्चन को आपने विद इन 2 सेकंड में करना था, इसका उत्तर आपको 2 ही सेकंड में बताना था, तो आप सबसे पहले इसका उत्तर बताते बी। पता है क्यों बताते, क्योंकि सभी में देखो संख्यात्मक मान समान है, 1568, 1568, 1568, 1568, लेकिन सबकी इकाइयां अलग अलग है। यहाँ न्यूटन है, या जूल है, या वाट है, या कुलाम है। लेकिन जो ऊर्जा के बारे में यदि हमारे से प्रश्न किया है तो ऊर्जा का मात्रक तो क्या आएगा, जूल आएगा। तो हमारा सही जवाब यहाँ से क्या होता, बी होता। लेकिन हम हल भी तो करके देख सकते हैं, यदि आप प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो आप ऐसा ही हल करें। लेकिन यदि आप परीक्षा में बैठे हुए हो, तो परीक्षा में बैठे हुए हो तो आपको कम से कम समय में हल करना होता है, तो वहां से तो आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते थे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है। हल करते हम तो यहाँ, तो अब रखते हैं mgh में, m कितना 20, g कितना लगभग अपन 10 रख सकते हैं, और h कितना होता है 8 होता है। तो 8 दुआ कितना होता है 1600 होता है, लगभग कितना मान आता है 1600 होता है। लेकिन हमें यहाँ 10 की जगह 9.8 भी तो रख सकते हैं। ये हमारे को परीक्षा में दिया हुआ रहता है कि इस क्वेश्चन में हमें 9.8 लिखना है या 10 लेना है, क्योंकि ये जो जी का मान होता है वो नियत रहता है हमेशा। तो लगभग 1600 के आसपास हमारा उत्तर आना चाहिए। लेकिन 10 लगा, यदि 10 हम इसकी जगह 10 लगाते तो वहां से हमारे 1600 आता। लेकिन अब हम 9.8 लगा के देखते हैं, देखें 20 इंटू 9.8 इंटू 8 लगाते। तो पहले तो 9.8 को हम 8 से गुणा करते हैं, 9.8 को 8 से गुणा करते हो तो इसको गुणा करें आप पहले, 9 72 720 और 8 64। तो 720 में 64 जोड़े तो अपने पास आता है कितना 784। 784 को अपन 20 से गुना और करते हैं, तो 784 को अपन 20 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 8 आएगा, 6 आएगा, और 7 2 14 रे कितना आएगा 15 आएगा, यानी कि 1564 जूल हमारा सही जवाब होता है यहाँ से। तो कभी हमारे को 10 लगाने की आवश्यकता पड़ती है, कभी हमें 9.8 लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अधिकतर हमारे को प्रश्न में ही दिया हुआ रहता है कि या एक ही जगह 10 लेना है या 9.8 लेना है, क्योंकि ये नियत होता है हमेशा। इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट
49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बताना था कि 20 केजी की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो गतिज ऊर्जा में आपको बताया गया कि किसी भी वस्तु की आप गतिज ऊर्जा निकालते हो तो उसमें संबंध होता है गतिज ऊर्जा का क्या, 1/2 mv²। इस क्वेश्चन में हमारे को द्रव्यमान कितना देर का है 20, v कितना देर का है 2 देर का है। सूत्र में लगाते 1/2 इंटू एम की जगह तो कितना लगाते 20 और v की जगह कितना लगाते 2, लेकिन वो भी कितना स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब काटिएगा आप इसको तो आपका यहाँ से सही जवाब होता 20 को यदि आप 2 से काटते हो तो कितना आता है 10 आता है, 10 को 4 से गुना करते हो तो कितना आता है 40 जूल। हमारा यहाँ से इस प्रश्न का सही जवाब होता, तो बी यहाँ से हम सही जवाब लगा सकते थे। 50 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिया गया है कि यदि एक वस्तु का वेग शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुने की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ हमें वृद्धि पूछा है, ना कि ऐसे पूछा कि कितना गुना हो जाएगा। वृद्धि पूछा कि जैसे मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान पहले कितना था 1 और वेग कितना था 4, तो इसकी गतिज ऊर्जा निकालते हैं 1/2 इंटू 1 इंटू कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ 16 लिखते हैं और 2 आप 16 से काटेगा कितना बचता है 8 बचता है, यानी कि उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी थी 8। लेकिन अब मैं उस वस्तु का वेग क्या करता हूं दुगना करता हूं, यानी कि वेग कितना करता हूं 8 करता हूं। तो 1/2 इंटू द्रव्यमान तो वही रहने वाला है, सिर्फ परिवर्तन किस में किया वेग में किया। वेग भी कितना किया पहले से दुगना, पहले हमने कितना माना था 4, अब हम कितना अब हमारे पास कितना हो गया 8 हो गया, और 8 का भी कितना क्या हो गया यहाँ, क्योंकि v स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो 8 घंटा कितना हो गया 64 हो गया। अब काटते इसको, यहाँ कितना हो गया, यदि 64 को आप 2 से निकालते हो तो कितना हो गया 32 हो गया। तो पहले तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ रहा था 8, अब हमारे पास कितना आ रहा है 32 आ रहा है, लेकिन कितना गुना हो चुका है। यदि गुने के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो कितनी गुनी हो गई है 4 गुनी, लेकिन हमारे को यहाँ से पूछा कितने गुने की वृद्धि हो चुकी है, तो यहाँ 8 के 3 गुने की वृद्धि और हो चुकी है, यानी कि वृद्धि के बारे में पूछे तो कितने गुने की वृद्धि हो चुकी है 3 गुने की वृद्धि हो चुकी है। बाकी हो कितना गया 4 गुना हो गया है पहले की तुलना में। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता क्या ए होता है, यहाँ से हमारा सही जवाब। और नीचे नोट में भी ये बात मेंशन की गई है कि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा गतिशील वस्तु के पिंड के वेग और भार पर निर्भर करती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो स्क्वायर के फॉर्म में लगी हुई रहती है। तो चलिए, तो आप सीख पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, यानी कि हमें यहाँ से बताना था कि कोयले से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। मेरे को लगता नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन आता नहीं है। यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो कम से कम ये बात तो आप समझ ही पाए होंगे कि कोयले में कौन सी ऊर्जा समाहित रहती है। सभी वस्तुओं में अपनी एक अलग अलग ऊर्जा होती है, इस कारण ऊर्जा के प्रकार भी अनेक होती हैं, लेकिन जो कोयले में जो समाहित जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा समाहित रहती है, उसमें तापीय ऊर्जा पाई जाती है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता कौन सा, सी यहां से हमारा सही जवाब होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण उसमें निम्न में से क्या हो जाता है। यानी कि एक तो आपने ऐसे देखा होगा स्प्रिंग को, एक तो ऐसे नजदीक नजदीक उसमें फोल्ड होते हैं, एक स्प्रिंग में ऐसे बड़े बड़े फोल्ड होते हैं। जब स्प्रिंग की आकृति या उसकी लंबाई में हम परिवर्तन करते हैं तो इस स्प्रिंग में जो ऊर्जा आती है वो आती है उसमें कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के कारण ही वो स्प्रिंग संकुचित हो पाती है और फैल पाती है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता क्या, डी यहां से सही जवाब होता। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को पढ़ पाए होंगे, सही जवाब भी बता पाए होंगे। एनटीपीसी की परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, और आगामी एनटीपीसी की जो सीबीटी 2 हो गया और रेलवे ग्रुप डी हो गया उसमें इस टॉपिक से पक्का आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो में यदि शुरू से नहीं बने हुए हैं तो प्लीज दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट से आप 1 नंबर के क्वेश्चन से देखते आइएगा, और टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से इस टॉपिक की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आगामी आने वाले दिनों में जितने भी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक की पीडीएफ भी आपको वहीं से मिलने वाली है, और आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल पे रोजाना क्यूज होती हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। चलिए, तो आप उम्मीद करता हूं आप ऐसा ही कर पाए होंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि वायु शक्ति, ब्रैकेट में दे रखा है कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी कि जो पवन जो चक्कियां होती हैं, उन पवन चक्कियों में कौन सी ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो पवन जो चक्कियां होती है, उन पवन चक्कियों को क्या चाहिए, पवन ऊर्जा चाहिए। और वो पवन ऊर्जा किस में बदलती है, पवन ऊर्जा बदलती है उसमें किस में, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यही बात हमारे को क्वेश्चन में पूछी गई है कि कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, पवन ऊर्जा परिवर्तित होती है। कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, पवन ऊर्जा वहां से परिवर्तित होती है। लेकिन अब हमारे के पास यहाँ पवन ऊर्जा ऑप्शन में नहीं है, तो पवन भी जो हवा जो चलती है, इस हवा में कौन सी ऊर्जा समाहित रहती है। हवा में जो समाहित होने वाली जो ऊर्जा का प्रकार होता है, वो कौन सा ऊर्जा का प्रकार होता है, वो होता है गतिज ऊर्जा। कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो हवा में कौन सी, बहती हुई हवा हो गई आपके पास, बहता हुआ पानी हो गया, बहता हुआ पानी हो गया, बंदूक से निकली हुई जो गोली हो गई, इनमें सभी में कौन सी ऊर्जा समाहित रहती है, गतिज ऊर्जा समाहित रहती है। तो जो पवन जो चक्कियां होती हैं, जो पवन ऊर्जा के दौरान वो चारों तरफ घूमती हैं और उसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है। किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट दोस्तों, अब नेक्स्ट आपको मैं कुछ नीचे दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम यहाँ से पढ़ते हैं वन लाइनर के अनुसार। अब यहाँ हमें दिया गया है, कुछ युक्तियां दी गई हैं और इन युक्तियों को पढ़ना था कि कौन सी युक्ति किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं, तो इनको भी आप देखें यहाँ से। अब जो विद्युत हीटर होता है, ये विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर होता है, वो लाउड स्पीकर हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, वहां से भी आप जान पाए होंगे। जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहां से इसका आप जवाब सही बता पाए होंगे। तो जो लाउड स्पीकर होता है, ये लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है विद्युत बल्ब। ये विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा लिखा हुआ है, विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऊष्मीय ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। और जो डायनेमो होता है, ये देखो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जा चुका है कि डायनेमो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन जो बैटरी होती है, ये बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फेंके हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा होती है, फेंके हुए पत्थर में ऊर्जा होती है पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। अब देखो यहाँ आपको मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको डिस्कस करवाया था कि एक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार मैंने आपको ये बताया था कि ऊर्जा को ना तो कभी हम नष्ट कर सकते, ना कभी हम इसका सर्जन कर सकते, सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। उसी प्रकार देखो यहाँ हमने देखा कि फेंके हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा होती है, कि पेशीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। लेकिन जलता हुआ कोयला, जलता हुए कोयले में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ हमारे पास विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत जो जनित्र होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बिजली की घंटी। बिजली की घंटी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर में, ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और मोमबत्ती, जो मोमबत्ती होती है, इस मोमबत्ती में क्या होता है, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। लेकिन जो आपके पास जो सितार होता है, सितार में यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है।
और जो माइक्रोफोन होता है, इस क्वेश्चन को हमने देखो पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था इस बात को कि तो माइक्रोफोन होता है और एक लाउड स्पीकर होता है। ऊपर भी हम लाउड स्पीकर के बारे में पढ़ चुके हैं, यदि आप मेरे साथ शुरू से बने हुए होंगे तो इस बात को जान पाए होंगे। माइक्रोफोन में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और जो पवन चक्की होती है, इस पवन चक्की में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो टरबाइन होता है, ये टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में भी क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और जो सौर सेल होते हैं, इन सौर सेल में भी क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और विद्युत सेल में भी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। नेक्स्ट को और डिस्कस करते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति होती है। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जो मोटर होती है, ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और लास्ट है हमारे पास आज वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों, टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इन सभी टॉपिकों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगामी जितनी भी एग्जाम लगने वाली हैं उनके लिए ये पीडीएफ आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। और दोस्तों, इस पीडीएफ को पढ़ के आप अपनी जो साइंस की तैयारी है उसमें और सुधार कर सकते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण टॉपिकों को पढ़ाने वाला हूं, तो रोजाना आप मेरे साथ इसी टाइम पर बने रहिएगा। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हुए और अपने यार दोस्तों को भी यदि आप शेयर करते हो तो इससे हमारे को भी एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपना जो काम है उसको और बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल बनाए रखें और खुश रहिएगा। धन्यवाद।